नमस्कार, मैं अमरेश कुमार। आज इस क्लास में हम लोग क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक उष्मन के बारे में चर्चा करेंगे। आज का एक लेक्चर इसी से संबंधित होगा। पहले हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है अर्थात जलवायु परिवर्तन क्या होता है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को हम समझें उसके पहले ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि हम मौसम अर्थात वेदर किसे कहा जाए अर्थात वेदर किसे कहते हैं। जो वेदर होता है या जो मौसम होता है वो किसी भी क्षेत्र विशेष में कुछ विभिन्न कारकों के द्वारा उसका निर्धारण होता है, जिसमें मुख्य रूप से आते हैं तापमान, वर्षण, हवा की गति, हवा की दिशा। इसके द्वारा ही किसी क्षेत्र विशेष की जो मौसम किसी क्षेत्र विशेष का जो मौसम है उसका निर्धारण होता है, और उस क्षेत्र विशेष की जो औसत मौसमी दशाएं होती है उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है, जिसमें उस क्षेत्र की 30 से 35 साल के बीच के जो औसत मौसमी दशाएं होती हैं उनका औसत लिया जाता है। इसे ही हम जलवायु कहा जाता है, इसे ही हम जलवायु कहते हैं। पृथ्वी के निर्माण से लेकर के अगर अभी तक हम देखें तो जलवायु परिवर्तन बहुत बार हो चुका है, लेकिन जितने भी बार पृथ्वी के निर्माण से लेकर अब तक जलवायु परिवर्तन हुआ उसमें मनुष्य या किसी अन्य जीव की कोई भूमिका नहीं थी। इसमें जो भूमिका थी वो मुख्य रूप से प्राकृतिक कारकों की थी। जैसे कि पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन हुआ पहली बार जब पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन हुआ सौर विकिरण के पश्चात। उसके पश्चात ग्लेशिएशन आए और वो भी जलवायु परिवर्तन का ही एक रूप ही था। लेकिन आज के संदर्भ में जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो आज के संदर्भ में जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं तो आज के संदर्भ में हम मनुष्य की भूमिका की बात करते हैं, क्योंकि आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो मुख्य रूप से मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उनके फलस्वरूप ही हो रहा है। और आज के संदर्भ में अगर जलवायु परिवर्तन देखा जाए तो उसमें मनुष्य की मुख्य भूमिका है। मनुष्य ही वो मुख्य कारक है जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, और हम अनेक रूपों से देखें तो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। हमारे द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, जंगलों की कटाई, इसके अलावा जो पर्यावास है उसमें किसी तरह का परिवर्तन, हमारे द्वारा किया गया प्रदूषण, ये हर एक तरह से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये सब चीज़ें वैश्विक उष्मन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती हैं। और आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वही जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है, वही जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। लेकिन हम वैश्विक उष्मन को समझें, ग्लोबल वार्मिंग को समझें, उसके पहले ज़रूरी है कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थात हरित गृह प्रभाव को समझें। जब हम हरित गृह प्रभाव को समझ लेंगे तो उसके पश्चात हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको हम एक प्राकृतिक क्रिया के रूप में मान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए अगर अर्थ है और ये पृथ्वी का जो वायुमंडल है, तो पृथ्वी के वायुमंडल हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो क्षोभ मंडल होता है, पृथ्वी का जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसमें, या फिर जो क्षोभ मंडल का जो निचला स्तर होता है उसमें बहुत सारी गैसेज और जलवाष्प पाई जाती हैं। जैसे कि गैसेज की अगर हम देखें तो CO2 होता है, CH4 होता है, N2O होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो उनकी भी बहुत अहम भूमिका है। इसके अलावा जो मुख्य भूमिका होती है वो जलवाष्प की होती है। वो क्या करते हैं कि जो सूर्य से आने वाली किरणों, सूर्य से आने वाली जो हाई एनर्जी वेव्स होती हैं उनको आने देती हैं, और करीब पृथ्वी से आने वाली जो सूर्य से आने वाली हाई एनर्जी वेव्स हैं उसका करीब 51% पृथ्वी की जो सरफेस है उससे आकर के टकराता है, और उसका बहुत सारा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पृथ्वी के द्वारा। पृथ्वी रात के समय फिर इसी ऊष्मा को बाहर की ओर छोड़ती है, और ये जो पृथ्वी ऊष्मा छोड़ती है ये हाई एनर्जी रेडिएशंस के रूप में छोड़ती है। ये जो पृथ्वी ऊष्मा छोड़ती है ये हाई एनर्जी रेडिएशन के रूप में नहीं छोड़ती है, ये मुख्य रूप से लो एनर्जी रेडिएशन के रूप में छोड़ती है, और ये मुख्य रूप से हाई वेवलेंथ रेडिएशन होता है। उनको ये जो पृथ्वी के ऊपर कंबल की तरह ये जो घेरे हुए सतह होती है जो मुख्य रूप से जलवाष्प, CO2, CH4 इन सब से बना होता है, ये इन
हाई वेवलेंथ जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं और इसका एक छोटा सा हिस्सा वापस पृथ्वी की तरफ भेजते हैं। हालांकि इनका अधिकतर हिस्सा जो पृथ्वी की तरफ से हाई एनर्जी वेवलेंथ रेडिएशन जो पृथ्वी की तरफ से छोड़ा गया था उसका अधिकतर हिस्सा वापस निर्वात में चला जाता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ये जो पृथ्वी के चारों तरफ जो लेयर होता है जो मुख्य रूप से CO2, CH4 और जलवाष्प का बना होता है इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये वापस पृथ्वी की तरफ छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल या हम कह सकते हैं कि जो क्षोभ मंडल का या जो क्षोभ मंडल होता है वो कुछ गर्म बना रहता है और इसका जो औसत तापमान है वो करीब 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्रिया अगर नहीं होगी तो माना जाता है कि पृथ्वी का जो तापमान अगर दिन के समय में अगर आप मान लीजिए कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, वह रात के समय घट करके करीब -19 -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा और ऐसी स्थिति में जीवन का संभव पृथ्वी पे बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन लाभकारी था, लेकिन कुछ गैसेस का वायुमंडल में कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, मुख्य रूप से CO2 और CH4 का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज़्यादा हो चुका है कि आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये वैश्विक उष्मन का रूप ले चुका है, या आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले चुका है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि यहाँ पे CO2 और जो CH4 हैं, इसके अलावा जो नाइट्रस ऑक्साइड हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। अगर इन गैसेज का कंसंट्रेशन CO2, CH4, N2O का कंसंट्रेशन वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर इनका कंसंट्रेशन वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो पृथ्वी से जो इरेडिएट की गई हाई एनर्जी रेडिएशंस थी उनका अधिकतर हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहा जाता है कि करीब 70 to 80% हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें वापस निर्वात में नहीं जाने देते, बल्कि उन्हें वापस पृथ्वी की तरफ रीरेडिएट कर देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी जो अपनी ऊष्मा जो पृथ्वी छोड़ी थी लॉन्ग वेव रेडिएशंस के रूप में, वो CO2, CH4 चारों तरफ जो एक कंबल की तरह पृथ्वी को घेरे हुए हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उन्हें वापस पृथ्वी की तरफ भेज दिया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो पृथ्वी का तापमान होता है वो तेजी से बढ़ने लगता है और इसे ही हम नाम देते हैं वैश्विक उष्मन। अर्थात अगर CH4 और अगर CO2 जो गैसेज हैं उनका कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम है तो वो वैश्विक उष्मन को जन्म नहीं देंगे, तब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के फलस्वरूप पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाया है। नहीं तो रात के समय तापमान इतना कम हो जाएगा कि उसमें पृथ्वी पे जीवन बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये पृथ्वी को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म भी कर सकते हैं और इसी क्रिया को हमने क्या यहाँ पे नाम दिया ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक उष्मन। बहुत सारे इसके प्रभाव हैं, अगर आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत सारे इसके प्रभाव हैं जो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो ग्लोबल वार्मिंग की क्रिया हुई वो मुख्य रूप से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसके बाद ही शुरू हुई और इसके जो कुप्रभाव देखने को मिले वो मुख्य रूप से पिछले 100 सालों में ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो इसके बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि जो समुद्र का स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसके अलावा जो वर्षण है, वर्षण के प्रतिरूप में पूरे वैश्विक स्तर पे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसे क्षेत्र जो वर्षा से प्रभावित नहीं थे वहाँ पे ज़्यादा वर्षा देखी जा रही है। जैसे इस साल UAE के क्षेत्र में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्षेत्र में, जो कि एक मुख्य रूप से एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में वर्षा देखी गई, जो भी माना जा रहा है कि एक जलवायु परिवर्तन का ही इसे प्रभाव माना जा रहा है। इसके अलावा चरम जलवायु घटनाओं का होना, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे हीट वेव्स या फिर बड़ी मात्रा में हरिकेन्स का आना, वो भी इसके प्रभाव वो भी इसी के फलस्वरूप ही देखे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रवाल विरंजन, ध्रुवों पर जो ध्रुव हैं वहाँ पे जो बर्फ़ हैं उनका तेज़ी से गलना और इसके अलावा जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं उनका लुप्त होना, धीरे धीरे जो ऊपरी अक्षांश के जो क्षेत्र हैं
उनका मलेरिया जैसे रोगों से ज़्यादा प्रभावित होना, जो कि मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन का ही मुख्य रूप से प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। खैर, इसके जो भी प्रभाव हैं उसके बारे में हम अलग लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वाले लेक्चर में हम मुख्य रूप से उन गैसों के बारे में डिस्कस करते हैं जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन्हें हम मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। जो पहला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 65% ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा है CH4 या मीथेन, इसकी जो भूमिका होती है वो करीब 16 से 18% होती है। तीसरा है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो, लेकिन हम इसमें मुख्य रूप से रखते हैं N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को। इसकी जो भूमिका होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो करीब 6% होती है। और इसके अलावा जो फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो 2 to 5% होती है। लेकिन जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखें तो इसकी जो भूमिका है ग्लोबल वार्मिंग में वो करीब 65% मानी जाती है, सबसे ज़्यादा मानी जाती है। इसका जो मुख्य स्रोत हैं वो है मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन, जिन्हें मनुष्य के द्वारा जलाया जाता है, चाहे वो व्हीकल्स में हो या फिर इंडस्ट्रीज में हो या फिर पावर प्लांट्स में हो। वहाँ पे बड़ी मात्रा में जो CO2 होता है वो रिलीज़ होता है। साथ ही साथ जिस तरह से मनुष्य अपने आवास को चारों तरफ से बढ़ा रहा है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, बड़ी तेज़ी से जंगलों की कटाई हो रही है। जंगल क्या होते हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक सिंक की तरह काम करते हैं, जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग और बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई के फलस्वरूप क्या हुआ है कि CO2 का कंसंट्रेशन वैश्विक स्तर पर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अगर हम प्री इंडस्ट्रियल पीरियड की बात देखें, को देखें तो उस समय वैश्विक स्तर पर जो CO2 का कंसंट्रेशन था वो था करीब 280 ppm। यहाँ पे ppm का मतलब है 280 पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन अगर अभी के हम संदर्भ में देखें तो 2022 का ये डाटा है और अभी जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो है करीब 440 ppm। इस तरह से देखा जाए तो CO2 का कंसंट्रेशन प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेकर के अब तक करीब हम देखें तो लगभग 2 गुना बढ़ चुका है। CO2 क्या होता है, CO2 पृथ्वी के द्वारा जो भी हाई एनर्जी, जो भी लो एनर्जी, जो भी हाई वेवलेंथ रेडिएशन जो होते हैं, जो ऊपर की तरफ छोड़े जाते हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है और उनको धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ वापस छोड़ता है। इसीलिए पृथ्वी को गर्म करने में, ग्लोबल वार्मिंग में इसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। और आने वाले समय में अगर हमने जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम नहीं किया और फिर हमने अगर जंगलों की कटाई कम नहीं की तो आने वाले समय में ये CO2 के फलस्वरूप जो होने वाली ग्लोबल वार्मिंग है और वो ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस है अगर हम उसकी तरफ देखें तो वो है CH4 यानी मीथेन। मीथेन जो होता है, अगर हम मीथेन के बारे में देखें, मीथेन तो ये मुख्य रूप से रिलीज़ होता है जो वेटलैंड एरिया होता है वहाँ से, या फिर हम कह सकते हैं जो जैसे कि आपको जो पैडी होता है, पैडी का जो खेत होता है, यहाँ फिर जिसे धान का खेत कहते हैं, जो हमेशा पानी से भरा होता है, वैसे क्षेत्रों से जो बड़े डैम्स होते हैं वहाँ से बड़ी मात्रा में ये रिलीज़ होता है। जो कोल माइंस होते हैं वहाँ से बड़ी मात्रा में रिलीज़ होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो वेटलैंड एरिया होते हैं, जो पानी के अंदर दबे हुए क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पानी के अंदर के क्षेत्र में जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, वहाँ पे अगर ऑर्गेनिक मैटर दबे हुए हैं अंदर की ओर, तो ऐसी स्थिति में ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है और उन ऑर्गेनिक मैटर के एनारोबिक डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, बड़ी मात्रा में जो CH4 होता है, मीथेन होता है, वो रिलीज होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आज जो बड़े डैम्स हैं, वो जो वेटलैंड एरिया है, वो इन सब क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में CH4 रिलीज़ हो रहा है। साथ ही साथ वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि जो पोलर क्षेत्र में, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो बड़ी मात्रा में बर्फ़ जमा हुआ है वो धीरे धीरे पिघल रहा है। उन बर्फ़ के अंदर बड़ी मात्रा में मीथेन हाइड्रेट्स पाए जाते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स
ये जो मीथेन बने हैं इनका भी निर्माण वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उनके डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप हुआ है, लेकिन बहुत कम तापमान होने के कारण और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये मीथेन के फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये मीथेन हाइड्रेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप इनके ऊपर की बर्फ अगर किसी तरह से गल करके हट जाती है तो ये मीथेन बड़ी मात्रा में रिलीज़ होंगे, और यहाँ पे रिलीज़ होने वाली जो मीथेन हो और यहाँ पे जो रिलीज़ होने वाली मीथेन होगी वो बहुत बड़ी मात्रा में होगी, बहुत बड़ी मात्रा में होगी। और जो पोलर क्षेत्र हैं, चाहे वो आर्कटिक हो चाहे वो अंटार्कटिक हो, वो एक मुख्य रूप से एक मीथेन के रिजर्वायर हैं जो बड़ी मात्रा में मीथेन को अपने अंदर में संग्रह किए हुए हैं। अगर वहाँ से मीथेन रिलीज़ होगी तो बहुत बड़ी मात्रा में होगी, और वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग में इनकी भूमिका, मीथेन की भूमिका बढ़ाने में इनका बहुत ही अहम योगदान हो सकता है। जो मीथेन होता है वो CO2 की अपेक्षा वायुमंडल में ज़्यादा समय तक रह सकता है। ज़्यादा समय तक रहने के कारण ये क्या होता है कि ये CO2 की अपेक्षा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि इसका जो लाइफ होता है वो CO2 की अपेक्षा वायुमंडल में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक और गैस की हम बात करते हैं, NOx। जब हम NOx की बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं ये भी मुख्य रूप से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जब ऑक्सीडेशन होता है उसके फलस्वरूप निकलते हैं। हालांकि इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही कम है, करीब 6% के आसपास इनकी जो भूमिका है वो देखी गई है। और उसके बाद जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं मुख्य रूप से, इनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, जिनको कहा जाता है फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें हम रखते हैं HF6 यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन सबको रखा जाता है। अगर हम देखें तो HFC जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो एक शीतलक की तरह कार्य करता है, जबकि जो SF6 है यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड है इसका जो उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है वो एल्युमिनियम और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे किया जाता है। इनकी भी भूमिका आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में धीरे बढ़ी है, और इनकी भी भूमिका आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है, क्योंकि हमने CO2 जो है उसकी जो CO2 है उसका उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर और देशों के स्तर पर भी बहुत तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ना हमने CH4, ना ही NOx, ना ही HFC और जो फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके वायुमंडल में मात्रा को कम करने के लिए किसी भी तरह की वैश्विक स्तर पर या फिर किसी देश के स्तर पर किसी भी तरह की कार्रवाई की शुरुआत अभी नहीं की गई है। अगर हम इसको इस तरह से देखने की कोशिश करें कि कौन सा सेक्टर होता है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों का उत्सर्जन होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है कोल पावर प्लांट्स में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गैसेस का उत्सर्जन होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है एग्रीकल्चर तथा जो जंगल होते हैं उनकी कटाई। जैसे कि मनुष्य अपने एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए जंगलों को काटता है या फिर जो प्राकृतिक पर्यावास होते हैं उनको नष्ट करता है। जंगलों की जो कटाई होती है तो जंगल जो होते हैं वो CO2 के लिए एक सिंक की तरह काम करते हैं जो उसे एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम जंगलों को काट देंगे तो उससे भी CO2 की जो मात्रा होती है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती है। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के अलावा हम देखें तो ट्रांसपोर्ट और व्हीकल। यही वो फैक्टर्स हैं जो कि मुख्य रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही वो गैस रिलीज़ किए जाते हैं, चाहे वो CO2 हो या फिर CH4 हो या N2O हो, जिसके फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपने आने वाले लेक्चर में हम इससे होने वाली जो हानियाँ हैं, इससे जो होने वाले कुप्रभाव हैं उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।